दोस्तों अभी तक हमने और देखा था कुछ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप एंड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। मैं आपको पहले बता दूं कि लेक्चर 3 जो है वो स्किप हो गया था हमारा। स्किप मतलब लेक्चर 3 की जगह पे मैंने लेक्चर 4 नाम रखा था, तो मेरी गलती हो गई है। बट क्या करें, अभी आगे लेक्चर 4 से ही आगे जाएंगे। ठीक है, यानी ये चैप्टर के लिए आप समझ लो कि लेक्चर 3 है ही नहीं। अब देखो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्बडा होना चाहिए। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होगा तो दोनों वेव जो पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट पहले से आपको ब्राइट दिखेगा, तो ये इंटरफियरेंस उसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। राइट, इस या ये अभी इंटरफियरेंस की बात नहीं करते तो उसको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप बोलते हैं। दूसरी बात, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्या होता है। तो अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास अगर पाथ डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए n+1/2 लैम्बडा। अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप बोलते हैं। राइट, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में जो पाथ डिफरेंस होगा वो n लैम्बडा और डिस्ट्रक्टिव में वो होता है n+1/2 लैम्बडा। अब इंटरफियरेंस की बात की थी। इंटरफियरेंस में ऐसा है कि इफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, अगर हमारे पास दो वेव्स है जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उनका जो फेज डिफरेंस है या तो जीरो या तो कांस्टेंट, वो दोनों वेव अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और सुपरपोज होंगे तो लाइट जो है वो या तो पहले से ब्राइट बनेगी, यानी वहां पे इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी, या तो इंटेंसिटी आपको मिनिमम मिलेगी। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है तो वो पॉइंट पहले से ब्राइट दिखेगा, इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और अगर वो पॉइंट पहले से डार्क दिखेगा तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोलेंगे। तो अब हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां पे ऐसा मैंने बोला है कि इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम होती है लाइट की, या तो लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है। राइट, तो यहां पे जस्ट 2 मिनट। तो या तो कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, वो पॉइंट ब्राइट दिखता है, और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है, वो जो पॉइंट है वो पहले से डार्क दिखता है। राइट, तो अब आज का लेक्चर हमारा शुरू होता है, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, देख लो। क्वेश्चन ऐसा है कि ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ क्वेश्चन ऐसा है ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी of intensity of resultant wave, intensity of resultant wave, intensity of resultant wave in the case of interference।
in the case of interference. राइट? तो यहां पे एक पहले फिगर कंसिडर करते हैं। यहां पे देखो कि ये जो फिगर है उसके अंदर आपके पास दो सोर्सेस है, एक है S1 और दूसरा है S2 एंड बोथ आर द सोर्सेस ऑफ लाइट। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज सेड टू बी d। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल दूंगा d। ये डिस्टेंस उसको मैं बोल दूंगा d। दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और फेज डिफरेंस 0 होगा तो उसको कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, या तो कांस्टेंट होगा। यहां ये दोनों वेव्स, दोनों सोर्स के पास से लाइट आ रही है। अब देखो लाइट आ रही है तो एक जो लाइट है वो जाएगी S1 टू P और दूसरी लाइट जो है वो जा रही है S2 टू P, राइट, यहां पे। और दोनों मिल रहे हैं, दोनों लाइट मिल रही है कोई पॉइंट P यहां। यहां पे तो यहां पे कोई पॉइंट है, उसको हम नाम दे देते हैं P। ये P जो है वो स्क्रीन के ऊपर का पॉइंट है और ये सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस टेक दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल D। ये जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूं कैपिटल D। ये डिस्टेंस को हम बोल देंगे कैपिटल D, राइट? तो हियर यहां पे लिखने का स्टार्ट करेंगे। चलो कि एज शोन इन फिगर, as shown in figure, फाइटर, भूल से फाइटर लिख दिया। as shown in figure, consider light coming out, consider light waves coming out from two different sources, coming out from two different coherent sources. Coherent sources. Sources S1 and S2. Sources S1 and S2. सर कोहेरेंट सोर्स એટલે सो कौन बोल रहा है? मैं सर। तूने होमवर्क किया है बेटा? हाँ सर। लास्ट टू लास्ट वीडियो देखा है? सारे वीडियो देखे? लास्ट लेक्चर अटेंड किया था? नहीं सर, लास्ट वीडियो मेरे को नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, इसलिए मैं नहीं हाँ आ तो पाया। तूने वीडियो लेक्चर देखा? ना सर। तो फिर अब तुझे तुझे थर्ड फ्लोर पे आना है, तू ग्राउंड से चालू कर रहा है, तुझे सीधा थर्ड फ्लोर पे आना है, तू कैसे आएगा? हाँ सर ठीक है, देख लूंगा सर। देख लूंगा की बात नहीं है, अब मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। बट बेटा मैं आप सबको एक वार्निंग दे रहा हूँ और एक आपको, अगर आपको टॉपिक डिटेल में समझना है तो सारे वीडियो देखे हुए होने चाहिए। देखो हम वीडियो इसलिए देते हैं क्योंकि वीडियो आप बारी बारी देखो, अगर ना देखे तो कोई पता ना चले तो फिर से रिवाइज करके देखो या तो फिर मुझे पूछो। अब आपको लास्ट लेक्चर का ही पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे होते हैं कि जो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और वो दोनों सोर्सेस में फेज डिफरेंस या तो 0 होगा या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो टू डिफरेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2 ट्रैवलिंग S1 एंड S2, ठीक है?
both the wave incident at point P, both the waves incident at point P, तो पॉइंट P पे वो इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। एंड वी वांट टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वी वांट टू फाइंड intensity of light at point P. Intensity of light at point P. Point P. तो हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट P पॉइंट के पास हमें फाइंड करनी है। तो वो इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लेट अस टेक displacement of particle P, displacement of particle P of P due to wave S1P is, ये S1P जो वेव है ना उसके कारण P का डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने आपको बोला था कि कोई भी पॉइंट के पास वेव आए, वंस अगेन कोई भी पॉइंट के पास वेव आए तो वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P, तो उसको हम बोलेंगे P पॉइंट के पास y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू a cos phi, स्मॉल a cos phi, small a cos phi, right? And displacement of P due to wave S2P, due to wave S2P is, यानी दूसरा वेव जो है वो S2P, उसके कारण P का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो वो मैं लेता हूं y इक्वल टू y2 इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये है ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये सारे टर्म पढ़ा दिए थे फर्स्ट लेक्चर में, कि ए को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, y1 y2 को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाई को बोलते हैं फेज, ठीक है। यानी अब यहाँ पे फाई क्या है, तो फाई इज कॉल्ड हियर, फाई इज फेज डिफरेंस between two waves, ठीक है। चलो, अब कोई भी एक पॉइंट के पास दो को या दो से ज्यादा वेव आते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition to principle of superposition of superposition y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2, तो दोनों को ऐड करो बेटा, तो y इक्वल टू, देयरफॉर y इक्वल टू y1 मतलब a cos ओमेगा टी और y2 मतलब a cos ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, यहां पे मुझे एक a को अगर मैं कॉमन ले लूं तो y इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक मैथ्स का फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूं, वो मैथ्स वालों को तो पता ही है C प्लस सी क्या होता है, बायोलॉजी वालों के लिए स्पेशली लिख रहा हूं कि cos A
प्लस कॉस बी इक्वल टू कॉस 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। ये जो फॉर्मूला ये ऑलरेडी मैथ्स वालों को पता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ओके। तो यानी इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस आंसर, पर ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। चलो, तो फाइनली यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखते हैं भाई। y इक्वल टू a ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 लगाना है तो 2 कॉस a प्लस बी यानी क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। और दूसरा जो है कॉस a माइनस बी, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 कॉस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी वो होगी 2a cos 5/2 इंटू कॉस, देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कॉस जो होता है वो नेगेटिव को निगल जाता है, तो कॉस थीटा। तो ये कॉस ऑफ माइनस 5/2 को कॉस ऑफ 5/2 लिखेंगे, और यहाँ पे कॉस 2 से डिवाइड करो तो ओमेगा टी प्लस 5/2, राइट। यहाँ पे जो इतना टर्म है ये पूरा टर्म, इसकी बात कर रहा हूं हम, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये पूरे टर्म को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ये पूरे टर्म को, तो ये होगा एम्पलीट्यूड। वेर यहां पे हियर 2a cos 5/2 is equals to amplitude। उसको मैं बोल दूं a डैश, ठीक है। अच्छा, यहां पे आगे जो हमने लिया उसमें ऐसा है कि भाई यहाँ पे I इज इक्वल टू, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a है, और यहाँ पे यानी कॉस का कोएफिशिएंट यानी एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि कॉस का जो कोएफिशिएंट है, ये कॉस का कोएफिशिएंट उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर नहीं देखा है तो चलो यहां से मैं फिर से आपको बता दूं कि we know that intensity is directly proportional to intensity of wave is directly proportional to square of the amplitude, square of amplitude। तो मतलब कि यहाँ पे इनिशियली इंटेंसिटी हम I0 लेते हैं, तो इनिशियली इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड था a स्क्वायर, और फाइनली ये जो फाइनल वेव है उसकी इंटेंसिटी में लेता हूं I प्रोपोर्शनल टू a डैश स्क्वायर। अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो I/I0 इक्वल टू
ए डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा ए डैश कितना है बेटा, तो ए डैश है यहाँ पे 2a cos 5/2 उसका स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय नीचे होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर जो इंटेंसिटी होगी वो I इक्वल टू क्या होगा, I0 यहां मल्टीप्लाई होगा, I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। It is formula of resultant intensity. It is formula of resultant intensity. अब देखो यहां पे मैं आपको फिर से बता दूं कि इंडिविजुअल जो वेव्स है वो हमने लिए a cos ओमेगा t और दूसरा a cos ओमेगा t प्लस फाइव। फाइव को हमने बोल दिया फेज डिफरेंस, राइट। अब हम क्या करते हैं कि दोनों p पॉइंट के पास इंसिडेंट हो रहे तो p पॉइंट के पास अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इक्वल होगा y1 प्लस y2। y1 और y2 की वैल्यू रख दी, a कॉमन निकाल लिया, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, मुझको ये आंसर मिला। उसमें 2a cos 5/2 cos ओमेगा t प्लस 5/2, ये 2 कैंसल और 5/2, ठीक है। तो ये पूरा टर्म है उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ वेव यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। और ये वेव चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 में 11th में हमने देखा था। तो I0 प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो I प्रोपोर्शनल टू ए डैश स्क्वायर, यानी इनिशियल है I0 इंटेंसिटी, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड है A और फाइनल इंटेंसिटी I, फाइनल एम्पलीट्यूड ए डैश स्क्वायर, राइट। तो जब रेशियो लिया तो ये ए स्क्वायर कट हो गया, तो I का आंसर I0 cos स्क्वायर 5/2 is resultant intensity of resultant wave at point P. Intensity of resultant wave at point P. At point P. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑब्टेन करनी थी। अब देखो, अब इंटेंसिटी तो हमको मिल गई पी पॉइंट के पास, यानी ये रहा पॉइंट पी, हमको इंटेंसिटी तो मिल गई। अब ये पॉइंट या तो ब्राइट दिखेगा पहले से या तो डार्क दिखेगा। ये जो पॉइंट पी है वो ये दोनों लाइट की इफेक्ट से या तो ब्राइट दिखेगा या तो डार्क दिखेगा। तो ब्राइट या डार्क दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइट दिखता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकॉर्डिंग टू लास्ट लेक्चर, एंड डार्क दिखता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब एक बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, बहुत मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन ऐसा है, ऑब्टेन कंडीशन फॉर obtain condition for constructive interference, constructive and destructive interference। तो ये कंडीशन ऑब्टेन करनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कंडीशन ऑब्टेन करते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव की करेंगे, दूसरा हम करेंगे डिस्ट्रक्टिव की, राइट। तो देखो यहाँ पे चलो यहाँ पे कंडीशन लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्टिव की करेंगे और राइट साइड में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो चलो पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
राइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो उसकी कंडीशन, चलो कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, intensity is maximum, intensity is maximum। तो मैक्सिमम कब आएगी? तो यहां पे ये फॉर्मूला देखो, मैं यहां पे लिखता हूं I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाइव बाई टू। देखो 4 और I0 तो कांस्टेंट है, अगर cos 5/2 का आंसर 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर 5/2 का आंसर अगर यहाँ पे 1 आएगा, तो जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम। यस और नो? तो इंटेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। तो यानी यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं भी cos स्क्वायर 5/2, यानी इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिल सकती है 4I0 कब? जबकि ये cos 5/2 का आंसर 1 होना चाहिए। अब cos 5 का आंसर 1 कब होगा? या जीरो तो पे 0 होगा, या तो इफ फाई या तो 0 होगा, फाई या तो क्या होगा बेटा? 0 होगा, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं या तो फाई 0 होगा, या तो फिर फाई 0 होगा, या तो फाई 2 पाई होगा। क्योंकि देखो cos 2 पाई/2 मतलब cos पाई का आंसर -1, -1 अगर -1 का स्क्वायर करे तो वो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैं प्लस और -1 लिखता हूं, राइट। अगर मैं cos 4 पाई रखूंगा तो 4 पाई cos 4 पाई/2 मतलब cos 2 पाई का आंसर +1। फिर यहाँ पे 6 पाई रखूंगा तो 6 पाई/2, तो यानी 3 पाई cos 3 पाई का आंसर -1। तो यानी यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होनी सर चाहिए? ત્યાં સ્ક્વેર તો કરો 2n पाई। सो સર या ત્યાં ત્યાં સ્ક્વેર આવશે ને અહીંયા cos સ્ક્વેર π/2 बेटा सांभळ, cos नो आंसर આટલો આવો જોઈએ, +1 મૂકો તો એનો સ્ક્વેર 1 જ થવાનો, -1 મૂકો તો એનો હા સ્ક્વેર 1 જ થવાનો, યસ કે નો? હા હા બરોબર। યસ હા બેટા, હું મારી લાઈફમાં લગભગ આપણે સમજને તું 1500મી વાર ભણાવતો હોઈશ, એટલે આવી મિસ્ટેક ના થાય, ખાલી રાઇટિંગ મિસ્ટેક થાય। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई એટલે 2n पाई। तो फाई કેટલો હોવો જોઈએ? 2n पाई। એટલે phase difference, then intensity is maximum, then intensity is maximum, એટલે phi ને આપણે શું કીધું હતું? phase difference। એટલે therefore phase difference should be 2n पाई, 2n पाई। अच्छा, एक તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો એક રિલેશનમાં મેં ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં કરાવ્યું હતું કે પાથ ડિફરન્સ equal to λ/2 પાઈ into phase difference, આ તમને યાદ હોય તો પાથ ડિફરન્સ કેટલો હોવો જોઈએ? તો પાથ ડિફરન્સ
भाई लेमडा अपॉन 2 पाई ઇન્ટુ ફેઝ ડિફરન્સ એટલે 2n પાઈ. આ બંનેમાંથી શું કટ થઈ જશે? 2 પાઈ કેન્સલ એટલે n લેમ્બડા. તો પાથ ડિફરન્સ થવો જોઈએ n લેમ્બડા. પાથ ડિફરન્સ કેટલો થવો જોઈએ? n લેમ્બડા. If path difference is n lambda, then intensity is maximum. Path difference should be n lambda. तो n lambda જેટલો path difference થવો જોઈએ. Then intensity is maximum. Okay. 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 Or phase difference should be n pi. तो phase difference या तो n pi થવો જોઈએ, 2n pi થવો જોઈએ. Either phase difference is 2n pi or path difference is n lambda, then intensity is maximum. आपको सेम टू सेम एज इट इज मैंने जहां पे बॉक्स किया है ना वैसे बॉक्स करके लिखना है. तो वो लोग कुछ नहीं देखेंगे आपको, ये सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट देखेंगे, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे. ठीक है. तो ये जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है. अब मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की. तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? देखो यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की बात करते हैं. तो व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस? तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जस्ट 2 मिनट, ये कलर बोगस है, अच्छा वाला कलर लेते हैं. ओके ये लिया, अब ये लेते हैं. डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. ओके डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऐसा होना चाहिए. देखो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए, अब देखो डिस्ट्रक्टिव के लिए ये इंटेंसिटी 0 आनी चाहिए. तो ये कब आएगी? कि भाई cos phi by 2 का आंसर 0 हो. cos phi by 2 का आंसर क्या हो? 0. अगर ये 0 होगा तो फिर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0. तो इंटेंसिटी 0 होगी तो मिनिमम. इंटेंसिटी इज मिनिमम. इंटेंसिटी इज मिनिमम. ठीक है. तो वो कब आएगा? तो उसके लिए I शुड बी 0. हम यहां पे लिखेंगे I शुड बी 0. I शुड बी 0. तो यानी cos phi by 2 का आंसर यहां पे कुछ भी करके 0 आना चाहिए. तो 0 कब आएगा? तो अब देखो यहां पे 0 लाने के लिए 90 करना पड़ेगा. cos pi by 2 का आंसर क्या होगा बेटा? 1. 0. cos pi by 2 का आंसर क्या होगा? 0 या 1? 0. 0 होगा सर. हाँ तो cos pi by 2 का आंसर होगा 0. यानी phi होना चाहिए आपको, phi होना चाहिए पाई या तो 3 पाई, क्योंकि 3 पाई बाय 2 का आंसर भी 0 होता है, या तो 5 पाई या तो 7 पाई. राइट. मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2n + 1 पाई होना चाहिए. 2n + 1 पाई. ठीक है. तो 2n + 1 पाई. देखो यानी n0 रखो तो पाई, n1 रखो तो n1 रखो तो 2 1 + 2 + 1 यानी 3 पाई. n2 रखो तो 2 2 4 + 1 यानी 5 पाई. यानी ये सारे आंसर आ जाएंगे. तो
then intensity is minimum. Then intensity is minimum. Is minimum. तो तब आपको इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम मिलेगी. तो यानी यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो फेज डिफरेंस शुड बी 2n plus 1 pi. 2n plus 1 pi. राइट? 2n plus 1 pi. तो यानी ये हो गई हमारे लिए एक कंडीशन कि ऐसा होगा तभी हमको जो फेज डिफरेंस मिलेगा, तभी हमको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कैसे मिलेगी? मिनिमम. ठीक है, तो इसको बॉक्स में कर दो. चलो, अब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा ही है, यहाँ पे रिलेशन. मैं रिलेशन दोबारा नहीं लिखूंगा कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए. तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा अपॉन 2 पाई. फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 2n plus 1 पाई. मतलब कि ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. सो पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n plus 1 लैम्बडा बाई 2, या तो अगर 2 को अंदर ले जाओ तो n plus 1 बाई 2 लैम्बडा. तो अगर पाथ डिफरेंस इतना होगा तब जाके आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी, और वो जो पॉइंट होगा वो पहले से कैसा दिखेगा? डार्क. तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए चलेगा भाई. ये बहुत 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 मोस्ट टाइम क्वेश्चन. टेक्स्ट बुक में इसको बहुत घुमा फिरा के बोला है, बट हम वैसे नहीं बोलेंगे. यहाँ पे अगर ये कॉस की वैल्यू प्लस और माइनस 1 आएगी तो आई मैक्सिमम होगा, और कॉस की वैल्यू 0 आएगी तो आई क्या होगा? 0. तो कॉस प्लस और माइनस 1 कब आता है? तो ये वैल्यू पे, तो यानी फेज डिफरेंस 2n पाई. 0 कब आता है? तो 2n plus 1 पाई पे, तो यानी वो इंटेंसिटी मिनिमम. और फिर पार्ट डिफरेंस ऑब्टेन कर लिया ये फॉर्मूला से. चलेगा भाई? क्योंकि देखो यहाँ पे अब ये जो आज का लेक्चर है ना, आज के लेक्चर के अंदर बहुत सारे सम्स, आज के लेक्चर का जो आज की थियरी है वो हमारे सारे सम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. बोलो, कोई डाउट? ना सर. पक्का? चलो. हाँ सर. अब ये फिगर मैंने आपको अभी तक समझा ही नहीं. अब ये फिगर में ऐसा होगा कि जैसे ये दो सोर्स है, इसको मैं बोल दूं S1, इसको मैं नाम दे दूं S1. ओके, इसको नाम दे दूं मैं S1, ये S1, ये है S2, और यहां पे स्क्रीन होगी. तो स्क्रीन के ऊपर आपको इंटरफियरेंस देखने को मिले. अब वो कैसे देखने को मिलता है वो तो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा. यानी ये स्क्रीन के ऊपर आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंज दिखती है. यानी ब्राइट है तो यानी यहाँ पे मैक्सिमा, डार्क है तो ये मिनिमा, फिर ब्राइट है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी. तो हम ऐसा बोल सकते हैं जहां पे मैक्सिमम है वहां पे कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम है वहां पे डिस्ट्रक्टिव, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, फिर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, फिर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव. ऐसा ही नीचे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. तो आपको ऐसी पैटर्न देखने को मिलती है. ये जो पैटर्न है इसको इंटरफियरेंस फ्रिंजेस बोलते हैं. राइट? पता चला आपको?
अब ये कैसे होता है वो तो हम अभी आगे देखेंगे, राइट। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको कुछ रेफरेंस बुक में ऐसे भी बोलते हैं, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, देखो, यानी यंग का मोटिव क्या था वो मैं आपको बता दूं। यंग ऐसा चाहता था कि लाइट का फॉर्म वेव फॉर्म हो, यानी वो वेव की तरह ट्रैवल करे, ऐसा वो प्रूव करना चाहता था। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट देखो, पहले यहां पे अरेंजमेंट देखो, as shown in figure, S be the monochromatic source of light of wavelength lambda, यानी ये रहा S, it is a monochromatic source। monochromatic source यानी सिंगल वेवलेंथ, यानी क्या होगा कि जैसे व्हाइट लाइट होती है ना, तो व्हाइट लाइट होती है तो वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, पॉलीक्रोमेटिक यानी उसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स विद ग्योर व्हाइट लाइट में। बट मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ही रंग की लाइट, एक ही कलर की लाइट, उसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो S इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। इस यहां पे वेवलेंथ क्या है, लैम्बडा वेव की। अब उसके पाथ में हमने रखा है S1 एंड S2। तो S1 एंड S2 आर द टू नैरो स्लिट्स, नैरो यानी बहुत ही छोटी, यानी एक कार्डबोर्ड को ले लो और ब्लेड से कार्डबोर्ड को बीच में से थोड़ा सा गैप निकाल दो, थोड़ा कट करो, आपने कही है ना गुजराती में खाली चीरो पाड़ी दो, बस इतना छोटा सा, जो स्लिट हमको दिखेगी भी नहीं, इतनी पतली सी स्लिट। S1 एंड S2 आर टू नैरो स्लिट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम S, यानी S1 और S2 का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, S1 इज सेम एज S2। अगर हम ये कंडीशन करेंगे तब जाके दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। दोनों सोर्स कैसे हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स। और याद रखो, कोहेरेंट सोर्स के केस में ही आपको इंटरफियरेंस पैटर्न दिखती है। पैटर्न मतलब मैंने बोला ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखती है। Since the source of S1 and S2 both are same, thus they act as a two coherent sources separated by small distance d, यानी ये दोनों सोर्स है, they are separated by small distance d। ओके, अब यहां से आगे हमने ये रखा है स्क्रीन, ये रही हमारे पास एक स्क्रीन। तो जैसे ही यहां से लाइट निकलेगी, कुछ लाइट S1 स्लिट में से पास होगी, कुछ लाइट S2 स्लिट में से पास होगी। हालांकि हमको पता है कि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स है, तो फाइनली ये जो स्क्रीन आपको दिखेगी, तो स्क्रीन के ऊपर ऐसी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस है उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, जहां पे डार्क है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। सो इंटरफियरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस d फ्रॉम S1 एंड S2, यानी ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलती है। इसको आप परपेंडिकुलरली देखो, तो देखो यहां पे आपको दिखेगा कुछ S, फिर बीच में दो स्लिट्स है S1 एंड S2, फिर ये है स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर आपको फ्रिंजेस दिखती है। देखो स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल डी, न्यूमेरिकल के लिए याद रखना, स्क्रीन डिस्टेंस है कैपिटल डी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज इक्वल टू स्मॉल डी, तो ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। अब कैसे फ्रिंजेस मिलते हैं वो आप समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फ्रिंजेस आपको मिलेगी तो कैसे मिलेगी। अब देखो यहाँ पे ये फिगर की हम बात करें, ये फिगर में हम चलो सोचो पानी के वेव्स की बात करते हैं। जैसे पानी होता है ना, तो पानी में पत्थर डालते हैं तो क्या होता है कि ऐसे रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं पानी के अंदर, ऐसे सपोज वेव्स है, तो ऐसे ही यहाँ पे लाइट वेव्स है, तो हम लाइट वेव की बात करते हैं। तो अब क्या होगा, यहां पे देखो, जस्ट 2 मिनट, ओके, यहां पे ऐसा करते हैं कि देखो ये लाइट के वेव है, उसमें जो ब्लू है ना,
तो ब्लू को वेव ऐसा होता है, देखो वेव ऐसा होता है, ऐसा। तो यहां पे जो रेड कलर है, रेड को मैं बोलूंगा क्रस्ट, और दूसरी ग्रीन लाइट है, तो ग्रीन यानी ग्रीन जो है, ग्रीन को बोलूंगा ट्रफ। अब यहां से लाइट निकली, ये पॉइंट सोर्स है, तो हमको पता है कि अगर पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। तो यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यानी स्फेरिकल वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। उसमें जो ग्रीन है उसको मैं बोलूंगा ट्रफ, यानी ये नीचे वाला, और रेड है उसको बोलूंगा क्रस्ट, यानी ये ऊपर वाला। अब ये वेव आगे जाते हैं, S1 और S2 में इंसिडेंट होते हैं, यानी ये S1 है, ये क्या है, S2। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा आप देखो, ये पूरा यानी ये जो फिगर है वो पूरी आपको कैसे दिख रही है। तो इससे अच्छा कि मैं आगे वाली फिगर आपको दिखाऊं, ये सेम फिगर है आगे वाली, तो वो थोड़ी बड़ी है, तो उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हो कि देखो यहाँ पे मैं ग्रीन जो है उसको मैं क्रस्ट बोल देता हूं, और ब्लू को मैं ट्रफ बोल दूंगा सपोज, ठीक है। अब आप देखो, ये रे की बात करें, ये रे के सारे पॉइंट पे देखो, रेड 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 वाले पॉइंट, यानी रेड रेड, सॉरी ग्रीन और रेड की बात कर रहा हूं। हाँ, रेड है वो ट्रफ है, रेड है वो ट्रफ। तो देखो रेड प्लस रेड यानी ट्रफ प्लस ट्रफ, तो ट्रफ प्लस ट्रफ करेंगे तो बड़ा सा ट्रफ हमको मिलेगा। तो यानी देखो यहाँ पे जैसे प्लस ट्रफ प्लस ट्रफ, एक मिनट, ये ट्रफ एंड क्रस्ट हो गया था, जस्ट 2 मिनट। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सुधार दूं, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव, ओके, ऊपर नीचे ये डिस्ट्रक्टिव, ओके। हाँ चलो, यहाँ पे मुझे थोड़ा गलती सुधारनी है, ये रहा, देखो ट्रफ प्लस ट्रफ, तो एक ट्रफ मिलेगा, दूसरा ट्रफ मिलेगा, तो बड़ा सा ट्रफ आपको दिखेगा, यानी वेव जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। तो ट्रफ प्लस ट्रफ यानी उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, यानी जहां पे रेड रेड पॉइंट मिल रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वो कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, अब मैं ब्लैक वाली लाइन की बात करूं, तो ब्लैक वाली लाइन में देखो रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन मिल रहा है, तो रेड और ग्रीन उसका मीनिंग क्या है, देखो रेड और ग्रीन, तो रेड जो है वो ट्रफ है, ग्रीन जो है वो क्रस्ट है, तो टफ और क्रस्ट मिलेंगे तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट नीचे उतना डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आपको इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। तो इंटेंसिटी जीरो मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यानी देखो क्या होगा, क्रस्ट और ट्रफ डिस्ट्रक्टिव बना देता है, दोनों ट्रफ कंस्ट्रक्टिव बना देंगे, बड़ा सा ट्रफ, दोनों क्रस्ट कंस्ट्रक्टिव बना देंगे, बड़ा सा क्रस्ट, और एक क्रस्ट और दूसरा, एक ट्रफ और दूसरा क्रस्ट, तो वो जो बना देंगे वो डिस्ट्रक्टिव। यानी यहाँ पे अगर ये फिगर की बात करूं, तो ये फिगर में अगर ऐसा होगा, आप ध्यान से अगर फिगर को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे रेड को क्रस्ट लिया है और ग्रीन को ट्रफ लिया है, तो देखो यहाँ पे क्रस्ट प्लस ट्रफ, यानी यहाँ पे रेड प्लस, ये लाइन रेड प्लस ग्रीन, यानी जो पॉइंट पे रेड प्लस ग्रीन मिलेगा, ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट की बात, तो वहां पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। यहाँ पे भी ऐसा है कि ग्रीन प्लस रेड, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर जहां रेड रेड मिलेंगे तो वो होगा कंस्ट्रक्टिव। तो देखो यहाँ पे ये जो लाल वाली है, तो यहाँ पे रेड रेड दिखते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये कंस्ट्रक्टिव, यानी ये ब्राइट लाइट, ये कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव। वैसे ही ग्रीन प्लस ग्रीन, तो ग्रीन प्लस ग्रीन वाली लाइट होगी, वो भी आपको क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव। तो ऐसी स्क्रीन के ऊपर आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस
पैटर्न आपको देखने को मिलती है, राइट। तो ये जो है, अच्छा, ये पैटर्न कैसे आपको देखने को मिलती है ये समझाना नहीं है आपको, ये आपको इसका आंसर लिखना नहीं है, बट आपको मैंने यहाँ पे समझा कि ऐसे आपको फ्रिंजेस मिलती है। पता चला आपको? हाँ सर। यस सर। देखो फिर से मैं आपको बता दूं कि रेड को क्रस्ट बोलेंगे, ग्रीन को ट्रफ बोलेंगे। तो जहां पे क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे जो लाइन पे, तो वो लाइन पे आगे जो आपको बैंड मिलेगा वो कैसा मिलेगा? डार्क मिलेगा, यानी डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि रेड प्लस ग्रीन या ग्रीन प्लस रेड, तो यानी ट्रफ प्लस क्रस्ट, क्रस्ट प्लस ट्रफ, वो होगा डिस्ट्रक्टिव। दोनों ट्रफ मिलेंगे यानी दोनों रेड मिलेंगे या तो दोनों ग्रीन मिलेंगे तो आपको कंस्ट्रक्टिव, यानी ये केस में आपको कंस्ट्रक्टिव यानी आपको वेव बड़ा सा मिलेगा, यानी इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी ये दोनों केस में, राइट। तो ऐसी ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आपको मिलती है स्क्रीन के ऊपर, राइट। यस सर। ओके, यहां कोई डाउट? ना सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यूजिंग यंग डबल स्लिट obtain formula of path difference, ओके। और पाथ डिफरेंस एक्स डी बाई डी ऐसा प्रूव करो, ऐसा यहां पे बोला है। तो चलो इन फिगर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, shown in given figure, in given figure, ओके। अब यहां पे आप देखो, यहां पे S1P क्या होगा? S1P का स्क्वायर क्या होगा बेटा? ये ट्राइंगल में ले लो, ये M, तो क्या होगा? S1P स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर, प्लस चलो कैपिटल डी स्क्वायर प्लस इतना पोर्शन। अब ये क्या होगा? ये पूरा x है तो ये क्या होगा? x बाई 2 चलेगा। तो डी स्क्वायर प्लस x बाई 2 चलेगा, यस और नो? हाँ सर। एक मिनट, मैं पहले थोड़ा अच्छे से आपको समझा देता हूं, फिर हम ये डेरिवेशन करेंगे, ओके। यहां पे हमको फिगर हमको दी है, ओके। चलो अब कंसिडर टू रेस, कंसिडर टू रेस, और रेस नहीं, यहां पे वेव्स, रेस लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कंसिडर टू वेव्स S1P and S2P meet at point P on screen, ओके। यानी ये रही एक स्क्रीन रेड कलर की, ओके। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from midpoint of screen is x by 2, सॉरी इज x, यानी मिड पॉइंट बोल देता हूं O, यहां से इसका डिस्टेंस है x, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स
इज स्मॉल डी, यानी ये दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल डी, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन slit and screen is कैपिटल डी, यानी ये एक स्लिट है और ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस है कैपिटल डी। मुझे पाथ डिफरेंस ऑब्टेन करना। पाथ डिफरेंस यहां पे क्या होगा? पाथ का डिफरेंस, देखो पाथ का डिफरेंस मतलब एक पाथ है S1P, यहां पे मैं लिखता हूं आपके रेफरेंस के लिए, एक पाथ है S1P, दूसरा पाथ है S2P। डिफरेंस क्या होगा? S2P माइनस S1P मुझे निकालना है, चलेगा बेटा? हाँ सर, पता चला। तो ये मुझे निकालना है S2P माइनस S1P। तो अब ये कैसे निकालूंगा? तो यहाँ पे ये फिगर के अंदर अगर आप देख सकते हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हियर S1P इज इक्वल टू ये हाइपोटेनियस, यानी स्क्वायर करो, डी स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू द होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स बाय डी प्लस एक्स बाय टू द होल स्क्वायर। चलेगा बेटा? हाँ सर, पाइथागोरस। हाँ पाइथागोरस थ्योरम चलेगा ना? अच्छा, इसको मैं हाँ सर। ये x, एक मिनट, ये x बाय टू मैं नहीं लेता हूं, ये जो डिस्टेंस है ना ये x बाय टू नहीं लेता हूं, एक मिनट, इसको मैं, देखो ये x बाय टू नहीं लेता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये कैंसल, मैं ऐसा करता हूं, ये लेता हूं d बाय टू, इतना डिस्टेंस जो है ये लेता हूं d बाय टू, x माइनस डी बाई टू। हाँ x माइनस डी बाई टू, और ये डिस्टेंस मैं लूंगा ये भी डी बाई टू, तो डी बाई टू मिलके दोनों हो जाएंगे डी बाई टू दोनों मिलके हो जाएंगे डी, ठीक है, ये भी डी बाई टू। ओके, तो S1P स्क्वायर मतलब क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इतना पीएम, पीएम मतलब x माइनस डी बाई टू, यहाँ पे पीएम मतलब क्या होगा? x माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो S1P स्क्वायर मतलब क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर। x minus d by 2 the whole square, and S2P स्क्वायर क्या होगा बताओ? चलो बताओ, S2P स्क्वायर क्या होगा? क्या सर, फिर से बोलो तो। S2P स्क्वायर क्या होगा? ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ना, तो डी हाँ स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। तो डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर। चलो नाउ अब मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि जस्ट अ मिनट, ओके, अब मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर लेता हूं, S2P स्क्वायर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये S1P और ये S2P क्या होगा? चलो लिखाओ जल्दी, ये डी डी स्क्वायर प्लस प्लस एक्स माइनस स्क्वायर डी बाई टू माइनस टू एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय प्लस 2x डी बाई टू, हाँ सर, खबर पड़ी। बाय 4।
बेटा ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर ये a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हाँ प्लस सर। 2x इंटू डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 चलेगा, हाँ सर। प्लस ये होगा डी स्क्वायर। सर माइनस नहीं था सर बच्चे? हाँ माइनस है, तो ये माइनस है, ओके। तो माइनस डी स्क्वायर, ये प्लस की यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली प्लस आना चाहिए पर बाहर माइनस है तो माइनस 2x XD बाई 2 और डी स्क्वायर बाय 4 आना चाहिए प्लस, बट बाहर माइनस है तो माइनस डी स्क्वायर बाय 4। डी स्क्वायर बाय 4 ये टर्म में पता चला बेटा। हाँ सर। s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाय 4, फिर माइनस डी स्क्वायर प्लस माइनस, भाई माइनस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 2x इंटू डी बाई 2 भी माइनस हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस आना चाहिए पर बाहर माइनस है तो माइनस, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, नहीं अभी चालू ही है। ये कट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या बचा, तो सर ओवरऑल S2P ओके, एक मिनट, ये एक्स S2P है ना तो ये प्लस होगा, ओके, और फिर ये माइनस होना चाहिए, माइनस S1P है ना, ये माइनस होना चाहिए तो मतलब ये हो जाएगा प्लस, तो S2P द होल स्क्वायर माइनस S1P द होल स्क्वायर इक्वल टू ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, तो फाइनली ये होगा 2xd। अच्छा यानी इसको S2P माइनस S1P और इसको हम बोलेंगे S2P प्लस S1P, तो वो होगा 2xd, यानी हमें S2P माइनस S1P फाइंड करना है, तो वो होगा 2xd अपॉन S2P प्लस S1P। तो अब देखो कि ये S1 S2 है, यहाँ पे मैं एक एजम्पशन लेता हूं कि ये जो है ये S1 ये S2, ठीक है, यहाँ पे है स्मॉल डी, फिर यहाँ पे स्मॉल डी, फिर यहाँ पे ऐसे दो रेस जा रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं पॉइंट पी पे, राइट, यहाँ पे मिल रहा है कुछ, ओके, ये जो डिस्टेंस है ये मैंने बोला है स्मॉल कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस, कैपिटल डी, ये है स्मॉल डी, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैंने बोला है x। यहां पे मैं एक एजम्पशन लेता हूं कि इफ d is very 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 less than d and x also very 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 less than d, तो मतलब कि देखो ये x0 जितना हो जाएगा तो S1P और S2P दोनों सेम हो जाएंगे, यस और नो, तो फिगर ऐसी बन जाएगी। यस सर। तो फिगर ऐसी बन जाएगी कि ये भाई दोनों अप्रोक्सीमेटली यहीं पे मिल रहा है, यस और नो, तो S1P और S2P दोनों सेम बन जाएंगे, यस और नो, तो वो S1P और S2P दोनों में D ही ले लूंगा, क्या ले लूंगा, D, तो अगर मैं D ले लेता हूं तो क्या होगा, तो ऐसा होगा यहाँ पे कैपिटल D, then we can say that then S1P
is same as S2P is same as capital D. तो S2P minus S1P is equal to 2XD upon capital D. ये D कैपिटल D प्लस कैपिटल D यानी 2D, 2 कैंसिल हो जाएगा. Therefore path difference S2P minus S1P इक्वल टू XD बाय कैपिटल D. यहाँ पे ये कैसे आता है बेटा? तो मैंने क्या ले लिया बेटा, ये स्मॉल डी बहुत कम है, यानी ये दोनों एक ही पॉइंट पे, और ये x बहुत कम है, यानी ये p यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, यानी S1P और S2P दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम, यानी d जितने हो जाएंगे. तो ये एजम्पशन लिया तभी ये हमारा प्रूव हुआ. तो ये आपको मिला पाथ डिफरेंस. पता चला आपको? यस सर. एक बार देख लो शांति से. यहाँ पे S12P वेव जा रहा है, दूसरा S22P. मुझे पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P फाइंड करना है. अब यहाँ पे कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस है, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स है, और x जो है ये P पॉइंट का मिड पॉइंट से डिस्टेंस है. बेटा ये d है, मतलब आधा ये d/2 होगा, ये भी होगा d/2. ठीक है. तो S1P का आंसर क्या होगा? पाइथागोरस S1P का होल स्क्वायर मतलब d स्क्वायर प्लस x/2 द होल d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 द होल स्क्वायर, क्योंकि pm हो गया x माइनस d/2, और S2P द होल स्क्वायर मतलब d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2, क्योंकि ये d/2 है, ये x प्लस ये d/2. ठीक है, उसका होल स्क्वायर. तो फाइनली यहां पे आपको मिलेगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, आप वैल्यू रखो, कैपिटल डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसल. ठीक है, ये पहले फर्स्ट टर्म, और फिर ये वाला फर्स्ट टर्म, और फिर ये वाला पीछे वाला सेकंड टर्म जो माइनस हो प्लस हो जाएंगे, रहेगा 2 स्मॉल x इंटू डी. फिर इसको नीचे ले जाओ, d वेरी वेरी लेस देन d, x वेरी वेरी लेस देन d, तब आपको मिलेगा S2P माइनस S1P इक्वल टू कैपिटल डी. देयरफॉर इट इज XD अपॉन कैपिटल डी. तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, राइट. तो अब देखो, ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो इसका वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा, बट वो 75 MB से ज्यादा होगा, तो व्हाट्सएप पे नहीं आएगा. अगर नहीं आएगा तो मैं आपको PDF भेज दूंगा इसकी, राइट. और ये आपके रेफरेंस के लिए इतना पोर्शन, तो ये आप मेन आंसर में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. और कल आपको जो टेस्ट है वो टेस्ट है चैप्टर नंबर 8 की. ओके. और JEE और नीट का लेक्चर मैं पोस्ट कर देता हूं, आज शाम को या कल तक कर दूंगा, राइट. तो मिलते हैं अब मंडे को, सेम टाइम 12:30.